पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के दशम सर्ग के उत्तरार्ध के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की कुल 16 बीवियां थी। ये उनकी बीवियों के नामों की लिस्ट है, पढ़ लीजिए। मतलब कि हर जाति की उनकी एक बीवी थी और कुछ तो एक ही नाम की 2 थी। जिस जयचंद्र को आज तक गद्दार कहकर लगभग गद्दार का सिनोनिम बना दिया गया है, वो जयचंद्र और कोई नहीं बल्कि कन्नौज के राजा थे और संयोगिता उनकी बेटी थी। अब आपने जो अब तक नहीं जाना वो अब जानिए। अपनी बेटी संयोगिता की शादी के लिए कन्नौज के राजा जयचंद्र ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें कई राजा महाराजाओं को इनवाइट किया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से मन मुटाव और नाराजगी की वजह से उनको इनवाइट नहीं किया गया। पृथ्वीराज चौहान की 15 बीवियां वैसे ही पहले से थीं, तो कोई भी बाप ऐसे राजा को अपनी बेटी के स्वयंवर में क्यों बुलाएगा। मगर पृथ्वीराज चौहान जी कहाँ रुकने वाले थे, वीर जो थे। और वैसे भी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की एक झलक तस्वीर में देख चुके थे और बस 16वीं बीवी बनाने पर आमादा थे और वीरता अंदर से हिलोरे मार रही थी। उन्होंने क्या किया कि अपनी मौजूदगी के रूप में स्वयंवर के द्वारपाल के पास अपनी मूर्ति लगवा दी। स्वयंवर का प्रोग्राम शुरू हुआ तो संयोगिता को कोई भी पसंद नहीं आया। वो एक एक कर आगे बढ़ती रही और आखिर में उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में ही माला डाल दी। यह देख पिता जयचंद्र को काफ़ी गुस्सा आया, किंतु द्वारपाल के पास में पृथ्वीराज चौहान भी खड़े हुए थे। गुस्सा आना फितरी था, पिता जो थे। मगर वीर पृथ्वीराज चौहान सभा में आए और राजा जयचंद्र से उनकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन वो राजी नहीं हुए। इसलिए पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर दिल्ली भगा ले गए। किसी के घर से सरेआम महफिल से उसकी बेटी भगा ले जाना कितना बड़ा अपमान है, खुद सोचिए। फिर जयचंद्र तो कन्नौज के महाराजा थे। ये अपमान का घूंट था और बेटी को उनके महल से भगा ले जाने का बदला लेने के लिए पिता जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के सारे राज मोहम्मद गौरी को बता दिए और युद्ध में मदद के तौर पर अपनी सेना भी मोहम्मद गौरी को लड़ने के लिए दे दी। जयचंद्र ने अपनी बेटी संयोगिता को अगवा करने का बदला लिया और मोहम्मद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को घुटने पर ला दिया। बताइए भला, फिर जयचंद्र को आज तक गद्दार कहकर गाली क्यों दी जाती है? भाई, ये ऑनर किलिंग थी। उसने अपने अपमान का बदला लिया, अपनी बेइज्जती का बदला लिया। फिल्म तो जयचंद्र पर बननी चाहिए। कनाडा कुमार सही कहता है, इतिहास में ज़्यादा नहीं लिखा और जो जयचंद्र के बारे में लिखा झूठ लिखा। भाई, जब 15 पहले से हैं तो 16वीं के चक्कर में जयचंद्र की बेटी संयोगिता को लेकर भागने की क्या ज़रूरत थी? बाकी पृथ्वीराज चौहान वीर थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों की एक से हालत खराब है। कनाडा नागरिक अक्षय कुमार का कहना है, न इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, न कभी इतिहास को पढ़ पाया हूँ, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब खबर खोजते हैं तो इतिहास का अलग अलग अंकीकरण मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की मौत 1992 में हुई, वहीं मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कत्ल कर देते। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो 14 साल पहले मर चुका हो, वो 14 साल बाद मरने वाले आदमी को कत्ल करे? जबकि इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा हुआ है कि खोखर कौम का रामलाल खोखर नामी आदमी ने मोहम्मद गौरी का गला काट कर कत्ल किया था। जानने वाली बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने पहला जंग अपने चचेरे भाई के खिलाफ लड़ा और उसे हराकर अपनी भाभी, चाची और सेनाओं को बंधक बना लिया। नरमुंडों की माला बनाकर किले के दरवाजे पर टांग दिया। फिर चंदेलों से लड़े, चालुक्यों से लड़े, परमारों से लड़े, कई राजाओं से लड़े। पृथ्वीराज अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, हर कोई यही चाहता था। गौरी भी यही चाहते थे। मोहम्मद गौरी तो लौट रहे थे, पृथ्वीराज चौहान ने सेना लगा दी। फिर दोनों के बीच इतिहास में दर्ज 2 जंगें हुई और दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। अब ये बताइए, मुस्लिमों के आने से पहले क्या देश में शांति थी? और क्या हिंदू शासक भाईचारे से रहते थे? क्या पृथ्वीराज चौहान चचेरे भाई के साथ किसी डिस्को में जाएं गाना गाया करते थे? पृथ्वीराज अपने भाई को मारकर अपनी भाभी और अपनी चाची को बंधक क्यों बनाए थे? सोचिए जरा। एक फिल्म बननी चाहिए जिसमें आज़ादी की लड़ाई के वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा किस तरह हिटलर का समर्थन करते थे। जातिवादी व्यवस्था, आर्थिक शोषण की व्यवस्था को बचाने के लिए कैसे मुसलमानों, ईसाई और कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन और हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना का चालाक फंदा बनाते हैं। भगत सिंह का विरोध करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते हैं, गांधी जी को कत्ल करते हैं। किस तरह ये लोग रात को बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर मूर्ति रखते हैं, फिर एक झूठा आंदोलन खड़ा करते हैं। किस तरह जज को सेक्स स्कैंडल में फंसाकर अपने पक्ष में गैर कानूनी फैसला करवा लेते हैं।
किस तरह ये लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, सत्ता पर आ जाते हैं, समाजवादी किस तरह बार बार इन फासिस्टों की मदद करते हैं, फिर कैसे ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आतंकवादी घटनाएं करते हैं। मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद में बम धमाके करते हैं। फिर हरेन पांड्या और जज लोया की हत्या दिल्ली में सीएए एनआरसी आंदोलन को खत्म करने के लिए यूपी से गुंडे बुलाकर करवाई गई। हिंसा के पीछे का पूरा षड्यंत्र दिखाया जाए। जनता फिल्म के मार्फत बातों को आसानी से समझती है, इसलिए भाजपा देश में नफरत बढ़ाने वाली फिल्में बनवा रही है। फिलहाल एनआईएन में इतना ही। इसी तरह झूठ के परतों से सच को जानने के लिए देखते रहिए एनआईएन।